Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 6th January, so let's get started. First news is with respect to Indus Valley script. Now as you know कि इसे कोई भी डेसिफर अभी तक नहीं कर पाया है, राइट? क्योंकि मोस्टली पिक्चर्स टाइप की स्क्रिप्ट है जिन्हें इंटरप्रेट करना उतना आसान नहीं है। अभी तक जो सबसे पुरानी स्क्रिप्ट जो इंटरप्रेट की गई है वो थी मौर्यन सील्स, और उन्हें डेसिफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने, राइट? तो यहाँ पर क्योंकि ये माना जाता है कि आर्यन इन्वेशन थ्योरी को अगर हम सच माने तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आर्यंस आए थे, जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, जिनको माना जाता है कि दीज वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन, इन्हें द्रविडियन कहा जाता है, उनको पुश कर करके नर्मदा के नीचे सदर्न इंडिया में भेज दिया गया था। सो दे फील कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स को डेसिफर करते हैं तो हमें कुछ बेटर पता चल सकता है अबाउट दिस आर्यन एंड द्रविडियन थ्योरी। इसी के लिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने $1 मिलियन तक का प्राइस अनाउंस किया है फॉर पीपल हु कैन डिकोड द इंडस वैली स्क्रिप्ट आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस न्यूज़ यू कैन श्योरली थिंक कि आपको प्रीलिम्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू देयर यूज ऑफ सील्स एंड सेलिंग्स। ओके, MK Stallion announced a prize of $1 million for experts or organization that succeed in deciphering the scripts of Indus Valley civilization। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब मैं ऑप्शन पढ़ाता हूँ तो उसमें मैंने कई बार बोला है कि मेसोपोटामियन वर्सेस इंडस वैली, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस और कंपैरिजन स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू देयर स्क्रिप्ट, ये याद रखिएगा। ओके, वो कई बार मेंस में पूछा जाता है। एनीवे, मूविंग ऑन, हमारे लिए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के लिए फ्रांस में होंगे, और उसके पहले दो चीज़ें फाइनलाइज की जा रही हैं, राफेल एंड स्कॉर्पियन। ओके, तो इनको हम डिटेल में भी जानेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे जान लेते हैं हमने इंडियन एयरफोर्स में ऑलरेडी 36 राफेल इंडक्ट कर दिए हैं, बट उसी का मैरीटाइम वेरिएंट दैट इज़ नेवी के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट्स हम लोग नेवी के लिए परचेज कर रहे हैं। इसके अलावा स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन, नो सी कन्वेंशनल की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन्स की नहीं हो रही है, दीज आर कन्वेंशनल सबमरीन जो कि डीजल पर ही बेस्ड हैं। ओके, हम लोग 3 और ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्रोजेक्ट 75 जो कि फ्रांस की टेक्नोलॉजी और ट्रांसफ़र की मदद से ही चला था, उसमें हमने 6 सबमरीन्स बनाई, लेकिन प्रोजेक्ट ख़त्म होना था 2012 तक, लेकिन वो अभी तक ये जो 6th वाली है ये भी इंडक्ट होना बाकी है। मे बी बाय जनवरी और नेक्स्ट मंथ फरवरी तक ये इंडक्ट हो जाएगी। बट इसके अलावा हम एडिशनली 3 और सबमरीन लेना चाहते हैं, तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज कर दिए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के लिए पेरिस जाएंगे फरवरी में, उसके पहले। ओके, सो आज हमारा पहला टॉपिक होगा, तो हम स्कॉर्पियन सबमरीन के बारे में जानेंगे और राफेल के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले हम इसको कवर करते हैं। अभी तक हमने प्रोजेक्ट 75 के बारे में पढ़ लिया था। $3.75 बिलियन की डील साइन की गई थी वे बैक इन 2005, और 2012 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था बट हुआ नहीं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि हम लोग अब कहते हैं कि हमें को प्रोडक्शन करना है, को डेवलपमेंट करना है, अब हमें कोई बायर सेलर की रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र एक इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है जब भी हम कोई डील्स करते हैं, कि आप हमें सिर्फ प्रोडक्ट मत दीजिए, जिस टेक्नोलॉजी से वो बनाया गया वो भी दीजिए, ताकि अगर हम आपसे 6 परचेज कर रहे हैं तो और 6 हम लोग खुद इंडिजिनसली भी बना पाएंगे इस टेक्नोलॉजी की मदद से। तो आज मेजॉरिटी जो डिफेंस डील होती हैं वर्ल्ड ओवर, वो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र को एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इंक्लूड करती हैं डील्स में। ओके, अभी तक हम 5 सबमरीन कमीशन हो चुकी हैं, कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला एंड वागीर। जो 6th वन है वागशीर, इट विल बी कमीशन सून दिस मंथ और मे बी बाय नेक्स्ट मंथ। इसमें इशू रहा, बहुत ज़्यादा डिले हुआ। इट वॉज शेड्यूल टू बी कम्प्लीटेड बाय 2012, लेकिन हम ऑलरेडी 12-13 ईयर्स आगे जा चुके हैं ना। ये सब याद नहीं रखना है हमें कि कितने फीट लॉन्ग है, कितने फीट टॉल है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ऑलवेज रिमेंबर कि इनकी जो स्पीड्स होती है वो सरफेस पर कम होती है, दैट इज़ अराउंड 11 नॉट्स यानी 20 किलोमीटर पर हार, जबकि जब ये सबमर्ज होते हैं पानी के अंदर तब इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। ओके, दैट इज़ सिंपल फैक्ट, वो आपको ही पता होगा। जब आप स्विमिंग वगैरह करते हैं सरफेस पे उतना स्पीडली नहीं कर सकते, लेकिन जब आप पूरी तरह पानी के अंदर होते हैं तो आप तेज़ी से आगे जाते हैं।
एनीवे यहाँ पर ये कन्वेंशनल हम इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब सबमरीन्स बनाई थी उनका सिंपल गोल था टारगेट कीजिए और सिंक कर दीजिए सामने वाली सबमरीन्स को या शिप्स को। ओके, ये काफ़ी अलग अलग तरह के टॉर्पिडोस एंड मिसाइल्स लॉन्च कर सकती हैं। ये सर्विलेंस पर्पज़ के लिए भी यूज़ की जाती है, जो कि चाइना बहुत करता है। शुरुआत हिटलर ने ही की थी इस चीज़ की, और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी ये यूज़ होती हैं। देन ये डीजल बेस्ड सबमरीन्स हैं, नॉट न्यूक्लियर बेस्ड। जब ये सरफेस पे होंगी तब ये डीजल पे चलती हैं, और जब ये अंडर वाटर चली जाती हैं तो ये इलेक्ट्रिक बेस यानी कि अपनी बैटरीज वगैरह के थ्रू ऑपरेट करती हैं। लेकिन इन्हें रीफ्यूलिंग के लिए हर 50 दिन में ऊपर आना पड़ता है। दैट मीन्स ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है इसका कि एवरी 50 डेज दे हैव टू कम अबाउट द सरफेस फॉर रीफ्यूलिंग। जबकि न्यूक्लियर में ये चीज़ नहीं होती। न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं वो जब तक चाहें वो अंडर वाटर रह सकती हैं, प्रोवाइडेड कि उसके अंदर जो मैन पावर है उसके लिए फूड वगैरह अवेलेबल हो, एंड उसका खुद का जो माइंड सेट है कि पूरे टाइम पानी के नीचे, ठीक है, वो साइकोलॉजिकल कंडीशन उसकी कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। बट वहाँ पर ऐसे दिन की कोई इशू नहीं होती है। बट ये इशू बनता है यहाँ पर 50 डेज़ में इनको ऊपर आना होगा। Then Indian Navy will retrofit all of its Scorpion class submarines with air independent propulsion system. Now this AIP system ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग आजकल अपनी सभी सबमरीन्स में फिट कर रहे हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, ताकि हमें बार बार सरफेस पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे सबमरीन का एंड्योरेंस यानी कि कितने लंबे समय तक लगातार वो पानी के अंदर रह सकता है, उसे हम एंड्योरेंस कहते हैं, ये इंक्रीज़ होता है और उसकी स्टेल्थ भी इंक्रीज़ होती है। अगर आप इसको कंपैरिजन करने जाएंगे न्यूक्लियर सबमरीन्स के साथ तो एक सिंपल सी बात है, दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क है एंड्योरेंस का, ठीक है, और दूसरा इनकी ऑपरेशन लाइफ का, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड सबमरीन्स हैं उनकी ऑपरेशन लाइफ होती है ओवर 30 ईयर्स। तो ये जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं इनको सरफेस पे आने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए पड़ती है कि अपने क्रूज वगैरह की सप्लाई के लिए या उनको साइकोलॉजिकल मेंटल रिफ्रेशमेंट के लिए, बस इतना ही, ठीक है। और स्पीड में भी न्यूक्लियर वाली ज़्यादा फास्टर होती है। इंडिया के पास अभी 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, और पहली थी अरिहंत, INS अरिहंत, ठीक है, और अरिहंत क्लास में ही हमने इको सबमरीन बनाई। लेकिन जब इतने एडवांटेजेस हैं न्यूक्लियर सबमरीन के, तो फिर हम ये डीजल क्लास सबमरीन्स क्यों बना रहे हैं? हम वही क्यों नहीं बना लेते? देखिए, उसको ना बनाने का, न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन्स की तरफ हम ज़्यादा ना जा रहे हैं, उसका रीज़न ये, पहली बात तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, दूसरा उनको ऑपरेट करने के लिए भी आपको स्पेशलिस्ट लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन क्योंकि अब डीजल बेस्ड सबमरीन्स में ही हमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम मिल रहा है, जिससे इसका एंड्योरेंस बढ़ जा रहा है, यानी कि ज़्यादा समय तक ये पानी के अंदर रह सकती है। तो जब उसी में ये चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, उसका एंड्योरेंस बढ़ रहा है, उसकी स्टेल्थ बढ़ रही है, तो फिर हम न्यूक्लियर की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा खर्चा करके। ओके, अगर सबमरीन्स की हम बात करें तो अब हम 3 और न्यू सबमरीन्स लेने की बात कर रहे हैं फ्रांस के साथ, ठीक है, उन 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के बाद, क्योंकि 75 प्रोजेक्ट में काफ़ी डिले रहा। अगर हम अपनी सभी सबमरीन्स को डिवाइड करें ना, तो हम इनको 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। टोटली हमारे पास 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं न्यूक्लियर के अलावा, लेकिन हमारी टोटल जितनी की हमें ज़रूरत है वो है 18, तो अभी हमें 2 की और ज़रूरत है, इसलिए हम 3 और ले रहे हैं। ओके, इन्हें हम 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ रिमेंबर दिस, क्योंकि न्यूज़पेपर में जब भी आता है या बच्चे बिखरी बिखरी न्यूज़ पढ़ते हैं तो बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, ये क्या है, क्या मतलब होता है इनका। देखिए, 7 सबमरीन जो है हमारी, वो है सिंधु घोष क्लास की, जो कि रशियन सबमरीन्स पर बेस्ड है। 4 है हमारी शिशुमार क्लास की, जो कि जर्मन टाइप पर बेस्ड है, एंड 5 है हमारी कलवरी क्लास की, विच इज़ फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास। ओके, तो ये एक और चीज़ दिखाता है कि कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग काफ़ी हद तक फॉरेन कंट्रीज़ पर ही डिपेंडेंट हैं फॉर देयर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो क्या 16 सबमरीन्स सफिशिएंट नहीं है? नहीं है, क्योंकि जितना हमारे पास सेफगार्ड करने के लिए एरिया है उसके लिए हमें 18 की ज़रूरत है। और इन 16 में से आप एक बात याद रखिएगा कि हमेशा 30%, यानी कि मान लीजिए अराउंड 5 सबमरीन्स हमेशा रेट्रोफिट के लिए गई होंगी, ठीक है, टाइम टू टाइम इनका मेंटेनेंस होता है। सो किसी भी दिन अगर आप चेक करेंगे तो आपको 10 से 11 ही ऑपरेशनल मिलेंगी, बाकी 4-5 रेट्रोफिट के लिए गई होंगी। ओके, सो अराउंड 30% ऑफ द सबमरीन्स आर अंडर रेट्रोफिट, राइट। सो ये जो हम प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं फॉर एडिशनल सबमरीन्स विथ हायर इंडिजिनस कंटेंट, ये हमें मदद करेगा नॉट ओनली इन मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड फोर्स लेवल दैट इज 18, बट ऑल्सो दी ऑपरेशनल रेडीनेस, यानी कि अगर आउट ऑफ 18 हमारी 6 रेट्रोफिट के लिए भी चली गई 30%, तो भी हमारे पास 12 सबमरीन्स उस दिन एक पर्टिकुलर डे पर हमारे पास अवेलेबल होंगी। जब इंडिजिनस कंटेंट के लिए हम और बनाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बूस्ट करता है। और उसके अलावा हमारा जो मैज़ेगॉन डॉक लिमिटेड है, इसने काफ़ी अच्छा
दिखाया है, अपनी कैपेबिलिटी और एक्सपर्टीज़ में काफ़ी एनहांसमेंट देखा गया है इसकी कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज़ में। ओके, तो ये बात हुई स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं राफेल जेट्स पर। तो एयरफोर्स के लिए हम लोग ऑलरेडी लेके आए हुए हैं, राइट। लेकिन उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर नेवी जो राफेल ऑपरेट करेगी वो करेगी एयरक्राफ्ट कैरियर से। अब वो आप जानते हो कि उसका टेक ऑफ करना या लैंड करना, उसके लिए उसके पास लिमिटेड स्पेस होती है, ठीक है। इसलिए इन फाइटर जेट्स के पीछे हम लोग क्या करते हैं कि एक पैराशूट टाइप का सिस्टम डेवलप करते हैं, ताकि लैंड करने के बाद जल्दी से वो इसको स्टॉप कर सके और ऐसा ना हो कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बियॉन्ड चला जाए नीचे। ओके, आप कुछ फ़नी वीडियोस देखेंगे तो उसमें ऐसा होता है, तो कई बार वो आगे रन कर जाता है, क्योंकि कई बार उनका ये पैराशूट खुल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ बेसिक मॉडिफिकेशन हमें करने पड़ते हैं जब हम नेवल वेरिएंट बनाने की बात करते हैं। ओके, सो इट विल ऑल्सो बी मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्रांस डसॉल्ट। इसमें कुछ एडवांस फीचर्स होंगे कंपेयर टू द वन फॉर द एयरफोर्स। मॉडर्न सेंसर्स लगे होंगे, रडार लगा होगा टू डिटेक्ट एंड ट्रैक एंड अटैक द टारगेट्स। 36 हम लोग ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं एयरफोर्स के बाद। वाई दिस वर्जन इज़ डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि हमें इसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो कि समुंदर में होगा उस पर से करना होता है इसको लॉन्च। ओके, सो डू वी नीड इट? यस, वी डेस्परेटली नीड इट, बिकॉज हमारे पास अभी जो मोस्टली नेवी के पास एयरक्राफ्ट्स हैं वो हैं MiG-29, जो कि ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं रिटायर होने वाले हैं इन नेक्स्ट 1 डेकेड। ओके, तो हमें उनके रिप्लेसमेंट अभी से तैयार करने होंगे, राइट। तो ये न्यूज़ थी फ्रॉम दी फर्स्ट पेज, जो कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जाएंगे। तो अब हम जब ये जाएंगे तो हम दोबारा इन पे जब फाइनलाइज होंगे ये मैटर्स, तो हम दोबारा इन पे बात नहीं करेंगे। ओके, आपने राफेल के बारे में जान लिया, आपने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के बारे में जान लिया। डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, नो, फर्स्ट थिंग इज़ कि ये अभी भी ड्राफ्ट स्टेज में है, तो इसलिए इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। बट इसमें गवर्नमेंट की एक बुरी बात ये है कि ये इतनी सेंसिटिव चीज़ों को भी बहुत ही सीक्रेटली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। नो, यू विल से कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट तो अभी आया था लास्ट ईयर, तो फिर इसको दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, जब कोई भी एक्ट पास होता है ना, तो एक्ट तो पास हो गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। तो वो रूल्स अब बना रही है गवर्नमेंट, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि गवर्नमेंट ये सब कुछ बहुत ही सीक्रेटली करने की कोशिश कर रही है, जबकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है ठीक है, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम टाइम देंगे फॉर कंप्लायंस, ठीक है। यहाँ पर जो कंपनीज हैं उन पर भी चेंजेस होंगे और जो लोग हैं उनकी लाइफ भी इम्पैक्ट होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि वी विल अचीव ए राइट बैलेंस बिटवीन रेगुलेशन एंड इनोवेशन। मतलब रेगुलेशन इतना टाइट भी मत करो कि लोग कुछ इनोवेशन करना ही मुश्किल हो जाए, राइट। जैसे आज मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर कई लोगों ने यूट्यूब पर अपने छोटे छोटे न्यूज़ चैनल बनाए और सक्सेसफुली इसको रन भी कर रहे हैं। तो इस तरह की इनोवेशन को आप स्टिफल मत कीजिए इन द नेम ऑफ रेगुलेशन। द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा विच विल फंक्शन एज अ डिजिटल ऑफिस, और इसी के साथ साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा टू इनेबल सिटीजन्स टू अप्रोच इट डिजिटली एंड हैव देयर कंप्लेंट्स एडजुडिकेटेड विदाउट देयर फिजिकल प्रेजेंस। ओके, मैंने आपको डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। जब ये रूल्स आ जाएंगे तब हम इनको भी स्टडी करेंगे, ओके। लेकिन अभी ये ड्राफ्ट स्टेज में है, सो इनके बारे में ज़्यादा अपनी नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पे चलते हैं जो हमारे काम का है। ये उसी पर बेस्ड है, ये भी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स दे मस्ट बी ओपन। उन पे डेलिब्रेशन होना चाहिए, इतना सीक्रेटली मत कीजिए। राइट टू प्राइवेसी कब निकल के आया था? ये निकल के आया था KS पुट्टास्वामी। इस केस को मैंने इतनी बार बोला है कि अब तक ये याद हो गया होगा। KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इसमें क्या हुआ था, उसके बाद यहीं पे कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि डेटा प्राइवेसी इंश्योर होनी चाहिए। उसी पे बेस्ड गवर्नमेंट ने ये एक्ट इनेक्ट किया लास्ट ईयर, और अब उसी एक्ट को फोर्स में लाने के लिए यहाँ पर रूल्स तैयार किए जा रहे हैं, ओके। लेकिन द proposed rules offer direction on how the online services will be required. Just a minute, let me change this. ओके, नो, ये जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? फर्स्ट इज कम्युनिकेट द पर्पस ऑफ देयर डेटा कलेक्शन टू द यूजर्स। अगर हमसे कोई भी किसी भी तरह का डेटा मांग रहा है तो एटलीस्ट टेल अस द पर्पस कि आप क्यों मांग रहे हो। सेकेंड इज सेफ गार्ड द चिल्ड्रंस डेटा ऑनलाइन। थर्ड इज establish a data protection board of India.
And fourth is set the standards for government agencies to follow. Next is procedure to be observed if personal data is breached by a data fiduciary, यानी कि कोई भी अगर जिससे हम सर्विस ले रहे हैं उसके पास हमारा डेटा जाता है और वो ब्रीच होता है तो फिर क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंश्योर होनी चाहिए अगर आप हमारी राइट टू प्राइवेसी को लेकर सीरियस हो। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे जो रूल्स बना रही है वो बहुत ही सीक्रेसी में बना रही है, ये पूरा प्रोसेस उन्होंने बहुत सीक्रेटली किया। फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्ला हुआ तो उन्होंने कहा है कि ठीक है हम टाइम देंगे सभी स्टेक होल्डर्स को अपने व्यूज़ रखने के। गवर्नमेंट हैज़ कंसिस्टेंटली डिक्लाइन टू प्लेस द रिकमेंडेशंस फ्रॉम स्टेक होल्डर्स in the public domain for legislation where the stakes are high for individual users as well as for large technology firms, and open deliberative process is essential. राइट, एक की एम क्या होते हैं एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ के? फर्स्ट इज मिनिमाइज द डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन आप सिर्फ उसी केस में कीजिए जब बहुत ही अर्जेंट हो। अगर मेरे फिंगरप्रिंट्स, मेरे बायोमेट्रिक्स, मेरे फेशियल रिकग्निशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इमीडिएट है, कोई सीरियस डाउट है किसी इंसान पर कि ये गलत एक्टिविटीज़ में, तो ही लेना। ओके, सो वी शुड मिनिमाइज द डेटा कलेक्शन, ये नहीं कि ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। सेकेंड इज प्रोमोटिंग द डिस्क्लोजर। आपके जो भी रूल्स वगैरह हैं उसको क्लियरली डिस्क्लोज कीजिए। जैसा कि दिल्ली एयरपोर्ट पे देखा गया था एफआरटी के रिस्पेक्ट में, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के जब पास हो रहे थे गेट से तो वो लोग अपने आप ही उनसे अंगूठा भी लगवा रहे थे, उनके फेस स्कैन कर रहे थे उनको बिना बताए और ऐप पर अपलोड भी कर रहे थे। राइट, तो आप उनके फेस के फीचर्स अपलोड कर रहे हो अपनी ऐप पर और उन्हें पता भी नहीं है ये। थर्ड इज पीनलाइजिंग द नेग्लेक्ट इन द प्रोटेक्टिंग यूजर डेटा। अगर डेटा लीक होता है तो उसके लिए पेनल्टी होनी चाहिए। एंड डिस्करेजिंग सर्विलेंस प्रैक्टिसेस, क्योंकि सर्विलेंस कभी अच्छा नहीं है। यूएसए से शुरुआत हुई थी इसकी और हमारे यहाँ भी ये चीज़ खुल के हुई है विथ पैगासस। सेकेंड इज बोथ बाय प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि कई जगहों पर एग्जाम्पशन क्लेम कर लेती है कि हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज को इस चीज़ में एग्जाम्पशन है, हम ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए भी क्लियर रूल होना चाहिए कि कब कर सकते हो, नॉट ऑलवेज ना। ओके, सो अगेन टेलिंग यू जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स कि यहाँ पे क्या किया जाएगा। बाकी जब ये रूल्स आ जाएंगे कुछ दिनों में तब हम इनको दोबारा डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अभी के लिए इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज HMPV केसेस इन चाइना रिफ्लेक्ट हाइटेंड सर्विलेंस। अब ये एकदम बेवजह का हल्ला मचा हुआ है कि चाइना में एक और वायरस आया, एक और वायरस है। ऐसा कुछ नहीं है यार, ये वायरस जो है ना वो 2002 से वर्ल्ड ओवर है, जर्मनी, यूरोप, चाइना सब जगह पर है। इंडिया में भी कुछ केसेस आए बट इतना सीरियस नहीं है। लेकिन क्योंकि चाइना में जिस तेज़ी से अभी अभी स्प्रेड हुआ है इसलिए इंडिया ने भी अपना सर्विलेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया है यहाँ पर। ओके, the acute respiratory disease caused by viruses including the human metapneumovirus in children and elderly and influenza respiratory syncytial virus. Surprisingly, the WHO and the US Center for Disease Control and Prevention has not raised, ठीक है, ना WHO ने कंसर्न रेज किए हैं ना यूएसए ने कंसर्न रेज किए हैं अबाउट दिस। कोई ऑलमोस्ट नील रिपोर्टिंग हो रही है इसके बारे में इवन इन चाइनीज़ मीडिया। लेकिन हमारा इंडियन मीडिया, सबसे बर्बाद मीडिया, उसने ऐसा बताया हुआ है बिल्कुल कि बहुत ज़्यादा खतरनाक आउटब्रेक हो रखा है चाइना में। ठीक है, हमारा मीडिया तो अब तक तो सब जान चुके हैं, बच्चे भी जान चुके हैं कि कितना गिर चुका है। ठीक है, बेवजह की बस सेंसेशनल न्यूज़ बनानी है क्योंकि काम की कोई न्यूज़ नहीं दिखानी है। सरकार का इतना टाइट कंट्रोल है कि आप सरकार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। ओके, सो बस वो दिन भर फालतू की न्यूज़ दिखाते रहते हैं। उनके लिए तो 1-2 साल से थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रही है लगातार। ठीक है, कि कब 1.5 साल पहले से उनके लिए पुतिन न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करने वाला था बट अब तक उसने किया नहीं, तो थोड़े डिसअपॉइंटेड है वो। एनीवे, ओके, सो ये ऑनगोइंग फ्लू सीजन है चाइना में और वहाँ पर ये चीज़ें आती रहती हैं। HMPV वायरस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन चिल्ड्रन इन 2001 इन दी नीदरलैंड। Okay, 3 to 10% of the hospital admissions and 1% of acute lower respiratory infection related deaths in children under age 5 in 2018 was attributed to this virus। और मोस्टली ये 6 महीने से कम के बच्चों में अगर होता है तो फिर डेथ ज़्यादा होती है। और अब अगर क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि फिर ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं चाइना में अचानक, देखिए इसलिए बढ़ रहे हैं कि कोई भी चीज़ के डिटेक्शन तब बढ़ते हैं जब सर्विलेंस अच्छा हो जाता है देश में। उन्होंने लेबोरेटरीज अच्छी बना ली अपने यहाँ पर, उन्होंने टेस्टिंग मेथड्स इंप्रूव कर लिए अपने यहाँ पर और रिजल्ट्स क्विकली दिए जा रहे हैं, इसलिए ये नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, बट नंबर ऑफ़ डेथ्स बढ़ रही हैं ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। द डिटेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ केसेस,
among children aged less than 14 years in China is reflection of their heightened surveillance and testing for the virus। तो ये चीज़ तो सभी को करनी चाहिए किसी भी वायरस या इन्फेक्शन को लेकर। देयर शुड ऑलवेज बी ए हाई सर्विलेंस एंड टेस्टिंग। इंडिया डज नॉट हैव एनी अप्रूव्ड इनएक्सपेंसिव टेस्ट। कुछ टेस्ट हैं बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, बट कोरोना जैसा कोई इनएक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है हमारे यहाँ पर दैट आर वाइडली अवेलेबल फॉर डायग्नोसिंग दी वायरस। बट अब क्योंकि यहाँ पर केस बढ़ रहे हैं चाइना में, तो इंडिया भी अपने यहाँ पर, इंडिया इज़ ओनली नाउ expanding the number of laboratories testing for HMPV beyond the ICMR network due to spike in number of cases in China। ओके, तो यहाँ पर ये एक्चुअली मिसकंसेप्शन को क्लियर करने के लिए आर्टिकल लिखा गया था, बिकॉज इसका कोई सेंस नहीं बनता। ओके, द आउटलुक फॉर इंडिया इन द ईयर अहेड। मैंने इसका गिव मी अ मिनट। ओके, मैंने इसका कहीं पे लास्ट में बनाया हुआ है, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज़। ओके, ये थोड़ा इंटरचेंज हो गया अपनी जगह पे। ये के.आर. नारायणन जी ने लिखा है द आउटलुक फॉर इंडिया इन द न्यू ईयर अहेड। तो ये तो आप जानती हैं इस वक्त वर्ल्ड ओवर क्या चल रहा है, हमारे रीजनल लेवल पर भी क्या चल रहा है। हमने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, राइट। श्रीलंका ट्रबल रीजन, बांग्लादेश ट्रबल रीजन, नेपाल बिट क्वाइट बट अगेन ट्रबल रीजन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान दे आर एक्चुअली फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर राइट नाउ एट द बॉर्डर्स, राइट। तो हमारे लिए पूरे इस रीजन में क्या प्रॉब्लम चल रही है वर्ल्ड ओवर, उसी पे बेस ये आर्टिकल है। इंडिया इज पोजिशन एज ए लीडिंग नेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सो दो चीज़ें तो हैं कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं, बट फिर भी कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज से बेटर है। एंड स्टेबिलिटी अगर हम बात करें पॉलिटिकल टर्म्स में तो अभी तक तो ठीक है, बट ऐसा है ऑलवेज से अथॉरिटेरियनिज्म जब भी जाएगा तो फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रबल आते हैं कंट्री में। इंडियाज़ रोल इन ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स amid shifting economic and political groupings is significant। Why I'm saying that there is a shift in economic and political groupings। पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स में कैसे हो रही है शिफ्ट, एक तरफ वो रशिया लेड कैंप बनता जा रहा है, रशिया चाइना लेड कैंप, दूसरी तरफ यूएसए एंड यूरोप लेड कैंप बनता जा रहा है, राइट। सो देयर आर पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स जो न्यू बन रही हैं। इकोनॉमिक पर भी अगर आप देखेंगे तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आने के बाद उसी पे बेस चाइना लेड आरसेप आया, राइट। फिर यूएसए इसको काउंटर करने के लिए क्या लेके आया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, एंड साथ में ही क्वाड लेके आया। सो यस देयर आर इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल शिफ्टिंग। तो पूरी की पूरी जो जियो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें इंडिया का रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है। ओके, एटलीस्ट हम लोग अभी के लिए दिखाते हैं कि वी आर एट पीस इन द वर्ल्ड, जिसमें पूरे वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी बनी हुई है स्पेशली इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया, बट इंडिया इज एट पीस लार्जली। ओके, now globally there are political uncertainty with conflicts in Ukraine and Gaza influencing the world stability। अब तो सीरिया में भी ये कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ है वहाँ पे जहाँ पर सीरियन फोर्सेस हैं सपोर्टेड बाय टर्की, दूसरी तरफ है कुर्दिश फोर्सेस सपोर्टेड बाय यूएसए, ठीक है। तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। द थ्रेट फ्रॉम कॉन्करेंट कन्फ्लिक्ट्स कुड एस्केलेट इनटू ए ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और ये बिल्कुल ये थ्रेट और बढ़ सकते हैं अगर सपोज कीजिए कि कुर्दिश ने यहाँ पे इन फोर्सेस को डिफीट कर दिया, सीरिया में विद इन सीरिया उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट कुर्द कंट्री बना ली जैसी वो डिमांड कर रहे हैं, तो फिर वो अपनी जो बाकी पॉपुलेशन है ईरान में, इराक में एंड टर्की में, वो भी एनकरेज होगी कि चलिए हमें भी अपने कुर्दिश लोगों को इनके साथ मिलके अपनी कंट्री को और एनलार्ज करना होगा। तो ये स्प्रेड हो सकते हैं ये कन्फ्लिक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड इज़ वेस्ट एशिया क्राइसिस, the ongoing crisis in Gaza and its potential to destabilize the region further। IMEC बहुत अच्छा इनिशिएटिव आया था, ठीक है, ITU2 बहुत अच्छा आया था, लेकिन क्या हुआ अल्टीमेटली कि इसराइल, दोनों में इसराइल मेंबर था और इसराइल ने जब अटैक किया गाज़ा से उसके बाद इस पूरे रीजन में एक इंस्टेबिलिटी डेवलप हुई है, और उस वजह से ये जो अच्छे प्रोजेक्ट्स आ सकते थे ये फ़िलहाल के लिए रुक गए। ओके, ईरान ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द वेस्ट एशिया, कैसे, उसकी 3 प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला, हमास एंड हाउदी। इन 3 प्रॉक्सीज के थ्रू वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट किया हुआ है दूसरी कंट्रीज़ के लिए। नेक्स्ट इज रोल ऑफ सीरिया एंड इराक इन शेपिंग वेस्ट एशियाज पावर डायनेमिक्स, क्योंकि ये कंट्री पूरी तरीके से इंस्टेबल हो चुकी है आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ बशर अल असद, और इराक काफ़ी टाइम से ऑलरेडी इंस्टेबल चल रहा है। इसीलिए आईसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इसको फिर से एक टाइम कूप अप टाइम मिल गया है
फिर से राइज करने का। नेबरहुड पॉलिसी देख लेते हैं तो देयर इज स्टिल सम स्ट्रेन इन इंडिया चाइना रिलेशन। पूरी तरीके से हमने लद्दाख को भी अभी रिजॉल्व नहीं किया है, क्योंकि कल ही खुद हमारी गवर्नमेंट आर्मी के बैठे हुए सीनियर ऑफिसर्स ने बताया कि लद्दाख की कुछ 2 एरियाज़ को न्यू काउंटी डिक्लेयर किया है चाइना ने। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि जब चाइना ने हमारा कोई लैंड कैप्चर किया ही नहीं था, तो आखिर कैसे 2 नए एरिया आ गए उसके पास जिसको उसने न्यू काउंटी डिक्लेयर कर दिया। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज रेज्ड। सेकेंड इज द शिफ्टिंग पॉलिटिकल लीडरशिप स्पेशली इन बांग्लादेश। सबसे रिलायबल पार्टनर हुआ करता था हमारा रीजन में, इकोनॉमिकली भी हमारा सबसे बड़ा पार्टनर था, और प्रो इंडियन गवर्नमेंट रही वहाँ पे हमेशा से, जिसने हमें नॉर्थ ईस्ट में स्टेबिलिटी इंश्योर करने में मदद की। दूसरा, देयर इज डिक्लाइनिंग वार्मथ बिटवीन विद नेपाल एंड भूटान, क्वेश्चनिंग इंडिया स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज इन्फ्लुएंस। अब जो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड में डंका बज रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ना तो नेपाल हमारी सुन रहा है, और भूटान भी कहीं ना कहीं बायलैटरल लेवल पर आज चाइना के साथ डील कर रहा है अपनी टेरिटरी को स्वैप करने के लिए। ओके, इसके अलावा कभी भी भूटान के पास ये अलाउ नहीं था कि वो आर्म्स किसी और कंट्री से खरीद सकता था। भूटान ने जब भी आर्म्स खरीदे हैं उसको शुरू से ही था कि इंडिया के थ्रू ही खरीदे जा सकते हैं, उसके अलावा कहीं से नहीं खरीद सकता। बट अब वो कह रहा है कि इस ट्रीटी को हम नहीं मानना चाहते, अगर हमें ज़रूरत है तो हम कहीं से भी खरीदेंगे। तो इस वक्त कोई भी नहीं सुन रहा है हमारी। चैलेंजेस इन मेंटेनिंग बैलेंस रिलेशन विद श्रीलंका, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ तो चलो फिर भी ठीक है, अभी तालिबान शांत बैठा है, बट इन दोनों कंट्रीज़ में ऐसी ही गवर्नमेंट बार बार आती है जो एंटी इंडिया होती है। ठीक है, इस वक्त भी जो पावर में आए हुए हैं कम्युनिस्ट लीडर थे वो एक टाइम पर, ठीक है, उन्होंने भी 13th अमेंडमेंट जब हुई थी तो उसमें काफ़ी एंटी तमिल एंड एंटी इंडिया स्टांस अपनाया था, काफ़ी प्रोटेस्ट उनके इसी तरह के हुए थे। इमर्जिंग अलायंस एंड राइवलरीज। Now, China's proactive role in regional alliances leveraging India's absence in APEC summit। अब क्योंकि APEC में हम लोग नहीं जाते हैं, हम वहाँ के मेंबर नहीं हैं, इसलिए चाइना क्या करता है, वो ज़्यादा प्रोएक्टिव होता है रीजनल अलायंस को। RCEP की लीडरशिप उसी के पास है ना, RCEP में सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। इंडिया ना RCEP में है ना यहाँ पे APEC समिट में होता है। जापान्स ग्रोइंग रीजनल एंगेजमेंट विद इंडिया बेस्ड ऑन म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। नो, ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है, दे आर नथिंग बट ओनली चाइना, ठीक है। इवन जब हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट की भी बात करते हैं जो जापान के लिए भी प्रॉब्लम है, तो उसमें भी हम दोनों का मेन कंसर्न चाइना ही होता है, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट मोनोपोली बना रखी है रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। रशिया एंड ईरान फॉर्मिंग क्लोजर टाइज, रिड्यूसिंग यूएस इन्फ्लुएंस इन दी गल्फ रीजन। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स अगर हम देखें तो मैंने आपको ऊपर बताया, न्यू इकोनॉमिक ग्रुप्स बन रहे हैं, न्यू पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, और इंडिया को इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करना ज़रूरी है, चाहे वो ब्रिक्स हो, G20 हो, या फिर रीजनल समिट्स हों, जैसे इंडिया आसियान समिट या इंडिया अफ्रीका समिट, टू काउंटर बैलेंस चाइनाज डोमिनेंस। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। देन इंडिया के लिए क्या चैलेंज है 25 में, तो यहाँ पर एक तो एंटिसिपेट कर सकते हैं हम फ्रेश जियोपॉलिटिकल एंड इंटरनल इश्यूज दैट मे इम्पैक्ट इंडियाज पॉलिसी फ्रेमवर्क। इंटरनल इशू इसलिए क्योंकि शायद ये पहली बार हुआ 10 साल में जब बीजेपी किसी एक सिंगल पार्टी के पास पूरी मेजोरिटी नहीं आई है। सो यू नेवर नो कि कल को अगर कोई दूसरी अलायंस पार्टी समर्थन खींच लेती हैं तो हमारे यहाँ भी वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंटरनल हमें देखने को मिल सकती है। जियोपॉलिटिकल, अब जिस तरीके से पाकिस्तान वहाँ परेशान हो रहा है अफगानिस्तान से वॉर करते हुए, यू नेवर नो कि इंडियन बॉर्डर पे कब क्या होगा। कॉल्स फॉर रिकैलिब्रेशन ऑफ इंडिया स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज इन लाइट ऑफ रीजनल पावर शिफ्ट्स एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अब क्योंकि रीजनल लेवल पर भी हमारे यहाँ पावर शिफ्ट्स हो रहे हैं, आज बांग्लादेश में ऐसी गवर्नमेंट बैठी है जो कहती है कि हमें उड़ीसा और बिहार भी चाहिए क्योंकि वो बांग्लादेश का पार्ट था, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट्स हो रही हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो बन रही है, इसमें इंडिया को भी अपनी स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ को रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। Diplomatic engagement, so we need to have a balanced diplomacy with traditional allies such as Russia and the emerging powers such as China. Strengthening partnership with the West Asia, especially with countries like UAE and Saudi Arabia, the heavyweight of the region, Southeast Asia, the ASEAN countries and beyond to secure India's economic and strategic interests. ओके, सो ये पूरा एक ओवरव्यू दिया है कि इस पूरे 2025 में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ओके, सो वी आर डन विद दिस आर्टिकल। ये आर्टिकल बोल बच्चन है, इस पे नहीं जाना है हमें। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे काम का है वो है ये, इंडिया नीड्स टू प्रायोरिटाइज द प्रिवेंटिव केयर। नो, आई ऑलवेज से दैट इंडिया में हम लोग मेजॉरिटी क्या करते हैं, हेल्थ में जो भी एक्सपेंडिचर है हमारा
वो हेल्थ एक्सपेंडिचर है हमारा क्योरेटिव केयर की तरफ, यानी कि जब बीमारी हो जाए उसके बाद इलाज करने पे हम लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, प्रिवेंटिव केयर की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं है। अब इसका प्रिवेंटिव केयर का आप सबसे बड़ा एग्जांपल इसे समझिए कि हमारे यहाँ जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं उसमें 70% बीमारियाँ सिर्फ गंदे पानी से होती हैं, राइट, वाटर एंड सैनिटेशन की वजह से। अगर हम लोग सिर्फ इसमें वर्क कर लें कि हम शुद्ध पीने का पानी एंड हमने चलाया टॉयलेट्स वगैरह बनाने का, बट अगेन उतना सक्सेसफुल भी नहीं है वो जितना गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करती है। बट अगर हम लोग इन दो चीज़ों पर ज़्यादा वर्क करें तो ये 70% आने वाले पेशेंट्स को हम यहीं पर रोक सकते हैं, राइट। तो हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है प्रिवेंटिव केयर में। अगर हम प्रिवेंटिव केयर पे ज़्यादा खर्च करेंगे, सपोज हम अपने हेल्थ एक्सपेंडिचर का 1% प्रिवेंटिव केयर पे खर्च करते हैं और फिर 2% हम क्योरेटिव हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं, स्पेशली सेकेंडरी एंड टर्शियरी पर, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, राइट। बट हम लोग सोचते हैं ठीक है जब बीमारी आएगी उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सो ये आर्टिकल उसी के रिस्पेक्ट में, दैट वी नीड टू प्रायोरिटाइज द प्रिवेंटिव केयर, क्योरेटिव नहीं प्रिवेंटिव। ओके, यूपीएससी में कहाँ रेलेवेंस है आप खुद से देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप के लिए आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 777699। ओके, आप इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आई विल ऐड यू टू दैट ग्रुप। वहाँ से आपको ये पीडीएफ न्यूज़पेपर की हाईलाइटेड एज वेल एज दी सप्लीमेंट्री नोट्स ये आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। आई कांट पुट दिस ऑन टेलीग्राम बिकॉज वो फिर कॉपीराइट का इशू आता है एंड फिर वो आज तक ग्रुप में जितना बना है वो सब बेकार हो जाएगा। ओके, सो अगर पीडीएफ चाहिए तो फिर व्हाट्सएप पे, अदरवाइज बाकी जो लेक्चर्स हैं उनके नोट्स चाहिए तो वो तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। हेल्थ केयर चैलेंजेस इन इंडिया, द राइजिंग बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विच अकाउंटेड फॉर 65% ऑफ डेथ इन 2022। यानी कि हमारे यहाँ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे आपकी डायबिटीज़ हो गई, राइट, शुगर हो गया, ये सब चीज़ों से ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं और इनका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। द हाई प्रेवलेंस ऑफ डिजीज सच एज कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक इन यंगर पॉपुलेशन, काफ़ी यंग पॉपुलेशन की आजकल हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। ओके, सो देयर इज इंक्रीज इन हेल्थ केयर कॉस्ट ड्यू टू डिलेड डायग्नोसिस एंड लैक ऑफ प्रिवेंटिव केयर। अगर किसी भी बीमारी को पकड़ना है, सपोज किसी की हार्ट खराब होता जा रहा है, तो अगर आपने डिले कर दिया उसका डायग्नोसिस तो उसकी डेथ हो ही जानी है, राइट। अगर, और ये सब डिले क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग प्रिवेंटिव केयर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कोई बीमारी के सिम्टम्स हैं तो वो जल्दी पकड़ में आए। किसी को डायबिटीज़ के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो फिर जल्दी से उसको डायग्नोस कीजिए और फिर प्रिवेंट करने पे वर्क कीजिए, राइट। तो ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से ये जो नंबर ऑफ डेथ है 65% ऑफ डेथ ये बढ़ती जा रही हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, WHO प्रोजेक्ट करता है कि इन बीमारियों की वजह से इकोनॉमिक लॉस भी होता है इंडिया को, विच इज़ अराउंड 280 लाख करोड़ बाय 2030। हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो ये जो हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर है हमारे घरों पर वो बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल स्पेंडिंग। आप जितना खर्च करते हैं महीने में उसका 50% कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पर ही खर्च होता है। स्पेशली अगर आप ओल्ड पीपल में देखेंगे जो पेंशन पे जी रहे हैं, तो पेंशन अगर उनकी 20,000 आ रही है तो आप मान लीजिए कि 5 से 10,000 एक कपल की दवाइयों का खर्चा हो ही जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ बीमारी एज के साथ आती है। प्रिवेंटिव केयर मेजर, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वी नीड टू हैव अर्ली स्क्रीनिंग, ओके, एंड टारगेटेड इंटरवेंशन स्पेशली फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, ताकि उनकी फ्यूचर में हेल्थ केयर कॉस्ट कम हो सके और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से उनको प्रिवेंट किया जा सके। ओके, देखिए मैं न्यूज़पेपर डिस्कशन आपको इस तरीके से कराता हूँ कि मैं आपको ये बता सकूँ कौन सा पॉइंट्स कहाँ यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि मुझे आपको यहाँ पे कोई कंटेंट देना है, वो तो मैं ऑलरेडी 20 मिनट सीरीज़, मेंस 450 प्लस, वीकली मैगजीन, इन सब में हम लोग देखते ही हैं, राइट। बट ये सब चीज़ें आनी चाहिए, और ये सब चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप ऑटोमेटिक अपने खुद के ब्रेन में इन चीज़ों को सोचें कि प्रिवेंशन के लिए आप क्या करेंगे। प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है ना कि आप अर्ली स्क्रीनिंग कराएं और फिर टारगेटेड इंटरवेंशन बनाएं, स्पेशली उन पॉपुलेशन के लिए जो हाई रिस्क पे है, जैसे हमारी ओल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, 60+, 80+, ओके, ताकि इनकी हेल्थ केयर कॉस्ट कम हो सके और इनकी ज़िंदगी में आने वाले लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां कम की जा सकें। ओके, अब क्योंकि हमें अर्ली स्क्रीनिंग करनी है, टारगेट इंटरवेंशन करने, लेकिन वो भी ऐसे लोग के लिए जो हाईली वल्नरेबल हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इनके लिए कॉस्ट भी एक फैक्टर होगा। सो वी नीड टू डेवलप दोज लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक टूल्स सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड्स, ओके, मैमोग्राम्स। अब ये नहीं हो सकता कि आप इनको कहेंगे कि जाइए एक्सरे कराइए, 500 रुपये लगेंगे, ठीक है, और कई बार तो आपका
सिटी स्कैन वगैरह करने में तो 3,000 4,000 तक लग जाते हैं. सो वी नीड टू डेवलप द लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक टूल. अदरवाइज माइंडसेट वही रहेगा इंसान का कि यार जब बीमारी आएगी तब करवा लेंगे, यानी कि वो क्योरेटिव के भरोसे बैठा रहेगा, वो प्रिवेंटिव में खर्चा करने से भागेगा. क्यों? क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. इसलिए हमें चाहिए लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक टूल्स. राइट. पॉलिसी रिकमेंडेशन. अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इज वी कैन इंक्रीज द टैक्स डिडक्शंस फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप्स. अगर आप टाइमली अपना हेल्थ केयर चेकअप करवा रहे हो तो आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन दे दिया जाएगा अप टू 15,000 रुपीज़. ओके. तो इससे इंसान एनकरेज होगा कि चलिए मैं मेरी हेल्थ के लिए ही तो पैसा बच रहा है ना. ओके. तो फिर वो प्रिवेंशन पे ध्यान देगा, अपना टाइमली चेकअप कराएगा. We need to encourage public and private partnership as well as insurance-driven subsidies for comprehensive health screenings. Right? Now this is important क्योंकि इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है हेल्थ का. उस पर जीएसटी भी लगा रखा है गवर्नमेंट ने. इसके अलावा आप जो टोबैको या शुगरी प्रोडक्ट से जो जीएसटी अर्न करते हो, उस जीएसटी को आप यूज़ कीजिए टू फंड दिस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. राइट. जीएसटी से आप क्यों ले रहे हो पैसा? ले रहे हो ना दिस सेस दैट सेस के नाम पे. तो वो हेल्थ केयर का सेस है तो उसको यहीं पे खर्च कीजिए प्रिवेंटिव पे. इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? वी नीड ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन दी आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो जिनको पहले कहा जाता था प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्योंकि यही होते हैं जहाँ पे पहली बार कोई बीमारी पकड़ में आती है. वहाँ पे अगर हमने अर्ली डायग्नोसिस कर लिया, टारगेटेड हेल्थ केयर प्रोग्राम चला दिए वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए, तो बेटर होगा. ज़्यादा अच्छा प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं. पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाने होंगे ताकि प्रिवेंटिव हेल्थ को लेकर लोगों को जागरूक किया जा सके. इसके लिए हम लोग 3 pronged अप्रोच लेना होगा हमें, विच इज़ इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एक्सेस. ठीक है. गांव में आसपास होना भी तो चाहिए ना एक्सरे मशीन्स वगैरह. दूसरा इकोनॉमिक रिलीफ, सब्सिडी दे सकते हो, इंश्योरेंस दे सकते हो. एंड थर्ड इज पॉलिसी सपोर्ट, गवर्नमेंट की स्कीम्स. बजट इम्प्लीकेशन. यूनियन बजट 24 एलोकेशन फॉर हेल्थ इंक्रीज बाय जस्ट 13%. Okay, and it is clearly insufficient to tackle India's healthcare challenges. So, advocating for incremental healthcare tax incentives to reduce the financial burden on individuals and ensure their long-term sustainability. तो आप ये टैक्स इंसेंटिव जो है वो दे दीजिए ताकि लोग प्रिवेंटिव केयर पर खर्च करें. ओके. तो ये 2 अच्छे आर्टिकल्स थे. फर्स्ट वन वॉज तो वो आपकी समझ के लिए था सिर्फ. ये सेकंड वाला अच्छा है जिसमें आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो. अगेन यहाँ पर इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बहुत ज़रूरी हो. ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है हमारी, जो ओरिजिन होती है और चाइना में यानी तिब्बत में जब फ्लो होती है तो उसका नाम होता है यारलुंग सैंगपो. ओके. फिर इंडिया में दिहिंग नाम से ये एंटर करती है और ये स्ट्रेट जाते जाते यहाँ से एकदम मैसिव टर्न लेती है और इस जगह को हम लोग कहते हैं नामछा बाड़वा. राइट. ये ग्रेट बैंड कहलाता है. इसके बाद ये इंडिया में एंटर होती है, फिर इसकी ढेर सारी सब्सिडरीज ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं, फिर ये आगे जाके बांग्लादेश में एंटर करती है. ठीक है. और भूटान से भी कुछ ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे आती हैं. तो यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे इसने बनाया एक बहुत बड़ा जैंगमो डैम. अब ये यहाँ पे ग्रेट बैंड के पास भी एक डैम बनाना चाह रहा है. तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये तो अपर रिपेरियन स्टेट है, लेकिन जो लोअर रिपेरियन स्टेट यानी कि जहाँ से फिर रिवर बाद में आगे जाती है, इंडिया लोअर रिपेरियन स्टेट, ठीक है, बांग्लादेश लोअर रिपेरियन, इन कंट्रीज़ के लिए प्रॉब्लम हो जाती है पानी की. क्योंकि इनसे क्या होता है कि यहाँ का एग्रीकल्चर भी अफेक्ट होता है, आपका मानसून पैटर्न इम्पैक्ट होता है ड्यू टू दीज लार्ज साइज डैम्स. और आपने सुना होगा एक डैम का नाम चाइना में, वो इतना मैसिव है कि उसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके बनने के बाद से इवन अर्थ की रोटेट करने की स्पीड में भी थोड़ी सी कमी आई है. ओके. तो एग्रीकल्चर डिस्टर्ब होता है लोगों का, उनकी पूरी ओवरऑल लाइवलीहुड डिस्टर्ब होती है. राइट. इसीलिए आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स जब बनाएं तो एक दूसरे को कंसल्ट करके बनाना चाहिए, बट जनरली चाइना इसमें की परवाह करता नहीं है. इसमें हमारे काम की चीज़ सिर्फ एक है, दैट यहाँ पर चाइना ने तो अनाउंस किया अपने यहाँ पर कि वो बहुत बड़ा डैम बना रहा है, बट इंडिया ने भी अनाउंस किया है कि वो भी अपने यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक अपर सियांग पर बहुत बड़ा डैम बनाने जा रहा है. भूटान ने भी कहा कि मैं भी मीडियम और स्मॉल साइज़ के कुछ डैम्स बना रहा हूँ. तो ये सब बहुत कंसर्न रेज कर रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए. ओके. अब इंडिया ने इसमें क्या किया है, दैट जस्ट अ मिनट, नन ऑफ द रिपेरियन स्टेट, ना तो चाइना अपर वाला और ना ही इंडिया और बांग्लादेश यानी लोअर रिपेरियन, नन ऑफ द रिपेरियन कंट्रीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन हैव साइंड द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉस ऑफ नॉन नेविगेशनल यूसेज ऑफ इंटरनेशनल वाटर
कोर्सेज ऑफ 2014। ये आपके लिए ज़रूरी था जानना, ठीक है, कि इस तरह का एक यूएन कन्वेंशन एग्जिस्ट करता है जो बात करता है अबाउट दिस नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स 2014। ओके, तो यहाँ पर कोई भी ये नहीं कह सकता लोअर रिपेरियन स्टेट इंडिया या बांग्लादेश या चाइना कि देखिए वी हैव द फर्स्ट यूज़र राइट ऑन दिस रिवर सिस्टम, क्योंकि आप लोगों में से तीनों ने किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया तो ये तो एनफोर्सेबल है ही नहीं। ओके, तो इंडिया चाइना ने क्या इसके लिए कुछ किया है, एक अरेंजमेंट हमने की थी, वो था एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म। ये हमने तैयार किया था 2006 में, जिसमें हमने कहा था वी विल डिस्कस द आउटस्टैंडिंग इश्यूज एंड शेयर द हाइड्रोलॉजिकल डेटा। और अभी जब गलवान वैली से ये सारे इंसिडेंट शुरू हुए तब से हमने हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना बंद कर दिया। हमने नहीं किया, चाइना ने बंद कर दिया हमसे शेयर करना, ठीक है। बट डू नॉट हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रीटी टू गवर्न द शेयर ट्रांसबाउंड्री रिवर्स। अब इंडस वैली ट्रीटी इंडस रिवर इंडस रिवर वाटर ट्रीटी की तरह हमारे पास कोई ट्रीटी ब्रह्मपुत्रा को लेकर नहीं है। ओके, इसमें सिर्फ यही एक पॉइंट था कि हमें ये ज्वाइन करना चाहिए तीनों कंट्रीज़ को, अगर हम लोग इस को फ्यूचर में एक डिस्प्यूट की तरह नहीं देखना चाहते तो। एम्पावर द गार्जियंस ऑफ द अर्थ नॉट टू रॉब दैम। अब मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया था ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो मैंने आपके साथ मेंस 450+ में डिस्कस किया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा उसका, इन ट्राइब्स पे। तो इनकी ज़मीनें छीननी नहीं है, इनको एम्पावर करना है एक्चुअली। बट दिक्कत वही है कि हम लोग डेवलपमेंट करें या इंडिजिनस राइट को प्रोटेक्ट करें। तो 72,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है फॉर ग्रेट निकोबार दैट इंक्लूड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल एज वेल एज शिपिंग यार्ड। लेकिन ये एक थ्रेट बन के आया है इन एंसेस्ट्रल लोगों के लिए, द इंडिजिनस कम्युनिटीज़, पर्टिकुलरली दो शॉम्फेन जस्ट Shomfen and Nicobaris tribe. Now please go back and watch that video on of Mains 450+ on Great Nicobar project, ठीक है। वो ज़रूरी है क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी सारे ट्राइब्स की भी बातें की थी जो कि आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि प्रीलिम्स या मेंस का आप सेपरेट करके पढ़ सकते हो, पढ़ना आपको एक साथ ही पड़ेगा। ओके, नाउ इसमें कंसर्न्स हैं इकोलॉजिकल एंड कल्चरल कंसर्न्स, ये सारी बातें हमने वहाँ पर की थी। यहाँ पर मैरो एंड मेंचाल दीज आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डेजिग्नेट किया है। दिस रेजेस कंसर्न अबाउट द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर डिसरिगार्डिंग द इंडिजिनस ओनरशिप एंड राइट्स इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसे आप कह सकते हो कंजर्वेशन कॉलोनियलिज्म। There are allegations of conservation colonialism where lands are taken under the guise of conservation कि हम तो यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे, नेशनल पार्क बनाएंगे, बट विदाउट कंसल्टिंग द इंडिजिनस पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि दीज इंडिजिनस पीपल हैव बीन द ओरिजिनल स्टीवर्ड्स ऑफ द एनवायरमेंट मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर जनरेशंस। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिजिनस कम्युनिटीज़ पर, जैसे शॉम्फेन है, निकोबारीज है, दे डिपेंड ऑन द लैंड फॉर सस्टेनेंस, कल्टिवेशन एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे उनका फोर्स डिस्प्लेसमेंट होगा, उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगेगी कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप यहाँ नहीं जा सकते एंड ऑल दोज थिंग, और ये डिस्टर्ब कर देगी उनकी सिंपल एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ, थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल। इकोलॉजिकल डिजास्टर वार्निंग, ये सारे पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं वहाँ पर। क्रिटिक्स वार्न दैट क्रिएटिंग सेंचुरीज लाइक मैरो एंड मेंचल विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लोकल इकोलॉजिकल सिस्टम कुड रिजल्ट इन डिजास्टर। Arbitrary decisions like classifying areas as uninhabited ignore the historical and ecological significance of the land. अगर आपने क्लासीफाई कर दिया कि यहाँ पे कोई नहीं रहता इस लैंड पर, बट हो सकता है कि वो लोग रहते दूसरी जगह हों, बट वो डे टू डे यहाँ पे माइग्रेट करने आते हों फॉर वॉट एवर कलेक्शन ऑफ जो भी वो खाते पीते हों। रोल ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नेंस। So Andaman Nicobar Island Administration has been accused of issuing notification without adequate consultation or scientific studies. और यही जयराम रमेश जी पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर बताना चाहिए कि वो क्या कर रहा है यहाँ पर। द रोल ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन एंड फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज इज एम्फेसाइज। यूनेस्को डेजिग्नेशन, लिटिल निकोबार हैज़ बीन प्रपोज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट which could further complicate the indigenous rights and conservation policies. Support for indigenous guardianship, empowering the indigenous communities as guardians of the earth by legally recognizing
their traditional practices and stewardship over their land, and this calls for sustainable development models that integrate ecological conservation with indigenous rights. ओके, बट अगेन ये आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, आपसे सिर्फ अगर पूछा जाएगा तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, उसको उससे रिलेटेड कंसर्न्स, चैलेंजेस, बेनिफिट्स एंड फर्दर स्टेप्स हम क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं आएगा जो न्यूज़पेपर में दिया है, ये सब मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के नाम याद रखिए, और ये जो सरकार ने पूछा है, सरकार जो यहाँ पे कर रही है उसमें इन्होंने कंसल्ट नहीं किया, वो सबसे गलत है, ठीक है। मैरो एंड मेंचल, ठीक है, दीज आर दी सेंचुरीज जो यहाँ क्रिएट की जा रही हैं, बस ये नाम याद रखिएगा इस आर्टिकल से। ओके, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्टेट्स ड्यूटी टू सेव हिज लाइफ। नो, यहाँ पे जबरदस्ती इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, बट टेल मी वन थिंग, क्या स्टेट ये कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। तो क्या इनको स्टेट प्रोटेस्ट करने से रोक सकता है? नहीं, प्रोटेस्ट करने से नहीं रोक सकता, उनको भूख हड़ताल करने से नहीं रोक सकता। यही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा था एक जजमेंट रामलीला मैदान इंसिडेंट केस में, दैट हंगर स्ट्राइक एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बोथ हिस्टोरिकली, गांधी जी, एंड लीगली इन आर कॉन्स्टिट्यूशनल jurisprudence. Okay, the police power in the face of protest by hunger strike was confined to imposing reasonable restrictions to ensure the safety and convenience of the people at large without confronting a peaceful protest. Okay, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आपको क्वेश्चन कभी इस तरीके की बातें पूछी जाए कि अब पुलिस ज़बरदस्ती अगर किसी की भूख हड़ताल तोड़वाती है उसकी जान बचाने के लिए, तो क्या ये सही है? हाँ, सही है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको भूख हड़ताल करने का राइट नहीं है, वो राइट बिल्कुल है, बट एट द सेम टाइम स्टेट की ड्यूटी भी है टू सेव हिज लाइफ। ओके, बाकी इलेक्शन वगैरह से देखिए यहाँ पर भी वही बात है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, इसलिए प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो प्लीज़। बांग्लादेश कैंसल विजिट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स अंडर द पैक्ट बिटवीन इंडिया हसीना। देखिए, इनके जुडिशियल ऑफिसर्स आके इंडिया में ट्रेनिंग लेते थे, ठीक है, इसके लिए पैक्ट साइन किया था। आपको भेजना है भेजो, नहीं भेजना है कैंसिल कर दो, वी डोंट केयर। ओके, बांग्लादेश विल रिकन्सिडर सम ऑफ द एग्रीमेंट्स एंड MOUs दैट वर साइन ड्यूरिंग द हसीना एरा एज द ट्रेनिंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर वॉज पार्ट ऑफ वन सच बायलैटरल MOU। नहीं भेजना है, मत भेजो, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही एंटी इंडिया बन रहा है। प्रो टर्की एंड कुर्दिश फोर्सेज फेस ऑफ इन सीरिया, दिस इज वॉट आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू। ओके, सीरिया में यही हो रहा है, एक तरफ है सीरियन फोर्सेज जिनको टर्की सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ है कुर्दिश फोर्सेज जिनको USA पैम्पर करता था, क्योंकि उसको लगता था जब तक ये कुर्दिश फोर्सेज है तब तक इस्लामिक स्टेट फिर से राइज नहीं करेगा। ओके, सो USA नहीं चाहेगा कि हाँ कुर्दिश फोर्सेज पूरी तरीके से हारें, बट टर्की उनको जीतने भी नहीं देगा। ओके, रेस्ट इज जस्ट यहाँ पर ये साइंस पेज पर ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका के रिस्पेक्ट में लिखा गया है। ओके, इसमें इंडिया का कुछ रेलेवेंस नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।